घर से कॉलेज की दूरी थोड़ी सी थी, पर वहाँ पहुँचने में काफी वक्त लगा। जर्नी तो इतनी आसान नहीं थी ये, कारी स्कूल से पढ़ने के बाद यहाँ तक पहुँचना। और कभी भी आप जब इन्फ्लुएंस होके किसी से डिसीजन लेते हैं तो आप कहीं के नहीं रहते। 2 बार आपने एंट्रेंस दिया और क्लियर नहीं हो पाया। सपना मेरा है ना, तो मुझे डिसाइड करना है, दिन में कॉलेज करना, इवनिंग में फील्ड में काम करना। कॉलेज के दौरान मैं LIC एजेंट था। मैं एक अपना मंत्र भी देता हूँ, DDD। एक हमने PPP सीखा और अब हम DDD सीख रहे हैं, तो DDD क्रोनोलॉजी समझते चलिएगा। देखिए थोड़ा सा प्लान में चेंज है, पहले PPP था, फिर DDD था, अब 2 बार W है और 1 बार H है। WW है। याद करें, एक वक्त ऐसा होगा कि आपके घर में जो गैस का चूल्हा है वो जला नहीं हो, लेकिन किसी 4 लोगों ने ये नहीं पूछा होगा आपसे आके कि आपके घर में चूल्हा जला है। 2 बार में कॉलेज का एंट्रेंस आपने क्लियर किया, 2 बार में आपने LIC वाला क्लियर किया, 2 बार में ही आपने UPSC वाला। अगर कोई महिला मित्र आपसे रिश्ता भेजती तो क्या 2 बार में हो पाएगा? भाई कितनी इनसिक्योरिटी हो जाएगी आपकी वाइफ को, कहीं ऐसा ना हो जाए कि दूसरे के बाद रियान भाई तीसरी वाली के साथ खुश रहेंगे। भाई ये क्या है? जमुना पार, जहां से UPSC के ऑफिस की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है, लेकिन अगर आपको कुछ मकाम हासिल करना है तो उसके लिए मेहनत, जुनून और जज्बे के साथ आपको कई साल मेहनत के लगते हैं, तब जाके वो दूरी तय हो पाती है। आज हमारे जो गेस्ट हैं, उन्होंने सालों की मेहनत में और सालों की मशक्कत एक सपना जो साकार हुआ, आज जिस मकाम पे वो पहुंचे, उन्होंने साबित किया कि अगर आप हिम्मत नहीं हारते हैं, आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ किसी चीज़ को लेकर चलते हैं, अपने सपने को आगे लेकर बढ़ते हैं, तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। रईसुद्दीन रियान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपका इतना टाइट शेड्यूल चल रहा है इस वक्त, काफ़ी मुबारकबाद का दौर है और अपने भी खुश हैं, आसपास के लोग सब खुश हैं। कैसा माहौल है, कैसा लग रहा है? तो सबसे पहले तो यही कहूँगा कि ये एक अलग टाइप का दौर है इस वक्त, और उसमें जो है एक समझ नहीं पा रहा हूँ अभी क्या चल रहा है। तो अच्छा लग रहा है। पहली बात तो पूरी फैमिली खुश है, और इस मुकाम में जितने भी लोग अभी तक साथ रहे हैं, और काफ़ी वेल विशर हैं, काफ़ी जो टीचर्स हैं, सब जो खुश हैं इस उपलब्धि से, तो अच्छा लग रहा है। मिक्स फीलिंग है इस वक्त। जब पता चला कि साहब हो गया, घर में क्या रिएक्शन था? आपने जो घर में बताया वालिदा को? जी, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, और तीसरा अटेम्प्ट होने के बाद जो है एकदम मुझे विश्वास था कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, पर ये नहीं था कि मेरी 5th रैंक आएगी। तो एकदम जब सुना वालिदा ने तो यही था कि हो गया, बस हो गया ना, समथिंग इस तरह का रिएक्शन था। और उसके बाद में जो है पूरा घर में एकदम एक पॉजिटिव वाइब्स और उस तरह की चीजें रही। हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि कौन है रईसुद्दीन रियान? रईसुद्दीन रियान आप सभी लोगों की तरह एक सामान्य नागरिक है, सामान्य आदमी है, लेकिन अब तो नहीं है सर। देखिए अब तो नहीं है, अब तो आपसे मिलने के लिए शायद हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, आप कभी भी आ सकते हैं। देखिए, कुछ पोस्ट का जो है प्रोटोकॉल होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें होती हैं। बाकी मोस्ट वेलकम है सबका, जो मिलना चाहे मिल सकता है। और मैं भी आप ही सब लोगों के बीच से निकला हुआ एक व्यक्ति हूँ, और आप ही के लोगों के बीच का हूँ, तो ऐसा नहीं है मुझसे मिलने के लिए कोई ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। आप लोग कभी मुझसे मिल सकते हैं। कैसी रही अर्ली लाइफ, फिर उसके बाद एजुकेशन? जर्नी तो इतनी आसान नहीं थी ये, और जैसे होता है स्कूल से लेके एक सरकारी स्कूल से पढ़ने के बाद में और यहाँ तक पहुँचना, मुझे लगता है बहुत सारे चैलेंजेस थे। और सरकारी स्कूल भी जमुना पार का? हाँ जी। तो पहले तो मैं ये थोड़ा सा लोगों को क्लियर कर दूं, यमुना पार बहुत डेवलप है, और यमुना पार में बहुत सारा टैलेंट है, यमुना पार में बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। तो ये जो यमुना पार है, एक इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि लोगों के पास एक्सपोजर की कमी है, खास तौर से जो एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते, या फिर उनको अपनी पहचान को लेकर थोड़ा डरते हैं, थोड़ा सा कहीं मुझे लगता है कि नर्वसनेस आ जाती है, जिसको लेके हमने पॉडकास्ट भी, इसीलिए इसका नाम किस्से जमुना पार के है, क्योंकि मैं चाहता हूँ यहाँ के जितना भी टैलेंट है, जितने भी लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यमुना पार को जो है बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं, और यहाँ के टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ की काफी इंडस्ट्रीज है। यहाँ से आप जो है गांधीनगर की इंडस्ट्री देखेंगे, उसके बाद जो जाफराबाद, चिलमपुर, इतना बड़ा हब है कि यहाँ पे जो यहाँ से आपको एशिया के अंदर जो इम्पोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, वो सारी चीजें होती हैं।
और यहाँ से दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बड़ा कॉलेज डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज, जिससे मैं पास आउट हूँ, जी तो एक बड़ी चीज़ें हैं। और लोग, मैं यही कहूँगा कि लोगों के पास एक्सपोजर की कमी है, तो वो उसको ले, थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, यहाँ के लोग भी और बाहर के लोग भी। यमुना पार अच्छा है। और मैं आपको बता दूं, रिहान भाई हमारे बड़े भाई भी हैं और बहुत हेल्प की है काफ़ी सारी चीज़ों में। जब भी मुझे कोई परेशानी होती है या कहीं भी हम अटक जाते थे, क्योंकि हम कॉलेज से भी जूनियर रहे। और सबसे पहले मुझे लगता है अगर कॉलेज से किसी सीनियर ने कॉल करी होगी तो वो रिहान भाई हैं, क्योंकि कुछ वीडियोस वगैरह के सिलसिले में मिलना हुआ तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, मोटिवेट किया। और जब आप किसी को आगे बढ़ाते हैं तो आप आगे बढ़ जाते हैं। ये जावेद का बड़प्पन है। हालांकि कोई किसी को नहीं बढ़ाता, एक सपोर्ट होता है। और अगर आपके अंदर टैलेंट है तो टैलेंट कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन आपको एक अच्छे मुकाम पे लेके जाएगा, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगा। तो ये जावेद का बड़प्पन है कि उसको जो है मुझे क्रेडिट देना है। लेकिन बनता है क्रेडिट। तो आपने सच में बहुत मदद की है शुरुआत से, और जब भी मुझे कोई परेशानी आती है मैंने बेझिझक होकर आपको कॉल की है हमेशा। रिहान भाई ये आप करें, ये आप बताएं। आपने बड़े भाई का फर्ज निभाया भी है, तो क्रेडिट देना तो देखिए, आज मौका है तो आज तो देना पड़ेगा क्रेडिट। चलिए आपका। क्योंकि ये ऐसे मौके जिंदगी में कभी कभार आते हैं। रिहान भाई, हमारे जो दर्शक जानना चाहते हैं, हमारे यमुना प्यार में इतने सारे लोग हैं जो दिन रात लाइब्रेरी में मेहनत कर रहे हैं, जो दिन रात महंगे महंगे कोचिंग्स में मेहनत कर रहे हैं, और एक सपने को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ एग्जाम्स क्रैक हो जाए, चाहे वो किसी तरीके भी एग्जाम हो, क्रैक हो जाए, और घर वालों के भी कुछ सपने पूरे हो जाएं, जो इतने वक्त से मेहनत कर रहे हैं, जो पैसा है वो भी है, वक्त भी इन्वेस्ट है। तो ये सफ़र आपका कैसा रहा ताकि लोग सीख पाएँ, कुछ गलतियों से वो बच पाएँ, कुछ मोटिवेशन उनको मिल पाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी जर्नी आप जो है थोड़ा सा प्लान करें। मैं इसको एक एग्जाम्पल से दूं, अगर आप ओला करते हैं, उबर करते हैं, कोई भी टैक्सी जाने के लिए, अक्सर मैं ये एग्जाम्पल लेता हूं, तो हम उसमें डिसाइड करते हैं कि हमारा डेस्टिनेशन है, यहाँ पे हमें जाना है, ठीक। हम उसमें जो है कमांड देते हैं और वो सारी चीजें उस तरह से होती है, मतलब हमारा जो टारगेट है वो एकदम सेट है। तो सबसे पहले अपना जो गोल है वो आप लिख लें, या उस गोल को आप सेट कर लें। उसके बाद आप चीज़ों को प्लान करें कि मुझे करना क्या है। आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करें। और 4-5 चीज़ें जो मैंने अपने साथ की है वो मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये, बिलीव योर सेल्फ, अपने आप पे बिलीव करें। बिलीव के साथ साथ अपने आप को पहचानें, मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरी जो खुद की पर्सनैलिटी क्या है, मेरे क्या क्या सरकमस्टांसेस है मेरे साथ, मैं कहाँ कहाँ ओवरकम कर सकता हूँ, किस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। और उसके साथ साथ जब आप खुद पे बिलीव करने लगते हैं तो बिलीव के साथ साथ आपको पता लगता है कि दुनिया दूसरी तरफ चल रही है, लेकिन आपकी एक अपनी जर्नी है, आप एक अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। आपने एक, जैसे ओला में आपने कमांड दी कि मुझे यहाँ से जाओ मस्जिद जाना है, तो आपको पता है आपने सिलमपुर पार किया, उसके बाद में जैसे ऐसे ऐसे इतना सारा ट्रैफिक होता है, पर आपको अंदर से खुशी रहती है कि मैं जो एक अपनी जर्नी पे चल रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको जो अपने आप पे जो है खुद को जानना है। खुद को जानने के बाद आपको जो है बिलीव करना है खुद पे, और नेवर गिव अप। ये जो एटीट्यूड है ना, ये आपको लाना होगा अगर आपको अचीव करना है। इस जर्नी के दौरान काफी लोग, हमें जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है वो इन्फ्लुएंस, हमारे जो इरादे होते हैं डगमगा जाते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आज हमने कुछ करा, कल हम कुछ कर रहे हैं, परसों कुछ कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आप जो अपना जो कमिटमेंट है खुद से, किसी और से मत कीजिए, खुद से कीजिए। खुद से जो कमिटमेंट है आपका, उस पर आप खरे उतरें। अपनी वैल्यूज जो है उसको आप जो है अच्छे से निभाएं। और ये सारी चीजें मैंने बहुत लोगों से सीखी है, बहुत सारे फेल्योर वर्ड को भी लेके मेरा थोड़ा सा अलग सोचना है। तो मैं कहूँगा फेल्योर लाइफ में कुछ नहीं होता, सेटबैक हम इसको कह सकते हैं जी। हमने एक स्टेप आगे लिया, उस स्टेप पे हम लोग कहीं कुछ कमी रह गई और वो हम सेट हो गए, पीछे हो गए, ठीक। तो लेकिन हमने उससे लर्निंग क्या की, उस लर्निंग से हमने क्या सीखा, फिर हम आगे बढ़े। तो फेलियर लाइफ में कुछ होता ही नहीं है। अगर हम एक सीढ़ी से ऊपर बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम हम बढ़ेंगे तो पहली सीढ़ी हमने कंप्लीट ऑलरेडी प्रीवियस उसमें कर चुकी है। तो लाइफ में फेलियर जैसा, मेरे लिए तो मेरा माइंडसेट ये है, फेलियर जैसा कुछ नहीं होता, सेटबैक होता है, हमें अगले के लिए तैयार रहना चाहिए। तो यही कहूँगा, बिलीव योर सेल्फ, नेवर गिव अप, और वैल्यू ऑफ योर वर्ड्स। ये कुछ चीजें हैं जो आपको जो आपने कहा कि खुद को पहचानना है। मुझे लगता है खुद को पहचानने में लोगों को पूरी पूरी उम्र निकल जाती है, पता ही नहीं होता कि करना क्या है। तो इस पे कैसे काम करें रिहान भाई? खुद को मतलब पहचानना सबसे मुश्किल काम है, हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि हमने अक्सर जो देखा है स्कूल में,
हम कोहनी मार के बराबर वाले स्टूडेंट को पूछते हैं, जल्दी बता, टीचर पूछ रहा है क्या बनना है। इसने बोला टीचर बनना है, तो मुझे भी टीचर बनना है, क्योंकि गोल ही डिसाइड नहीं है ना। तो इसको कैसे पहचाने? इसको मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमें अपने जो पेरेंट्स हैं, या पेरेंट्स को छोड़ो, आप जो है ना, जो सर्कल है आपका, उसको पॉजिटिव रखो। जब वहां से आपको ना, मतलब आपकी लाइफ में आपके पास कोई इंस्पिरेशन होनी चाहिए। मैं भी जब सरकारी स्कूल में पढ़ता था, कुछ नहीं था, टीचर अच्छे मिल गए थे, उन्होंने मोटिवेट किया था कि ये करो वो करो, तो उसमें से एक चूज कर लिया था कि जर्नलिज्म करना है मुझे। ठीक, तो आपके पास भी ऐसे टीचर है, कोई ना कोई आपके पास होगा, आप उसको अपने साथ रखें, वो आपको ना थोड़ा सा तो रास्ता दिखाएगा। जब आपको रास्ता दिखाएगा तो उसके बाद में फिर आपको जो है, अगर उस आपको डेस्टिनेशन पे जाना है या उस आपको रोल में जाना है, मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं जर्नलिस्ट हूँ, जर्नलिस्ट के लिए क्या क्या आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्या क्या स्किल सेट होना चाहिए, क्या क्या आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, स्किल सेट, वो आप नोट डाउन करें कि उस रोल के लिए मैं कितना फिट हूँ, कितना अनफिट हूँ। ठीक, उसके बाद में जिसमें आप फिट है उसमें टिक लगाइए, जिसमें आप अनफिट है उसके लिए आप मेहनत कीजिए। तो आप अपने आप को पहचाने। और कभी भी आप जब इन्फ्लुएंस होके किसी से डिसीजन लेते हैं तो आप कहीं के नहीं रहते, क्योंकि वो डिसीजन उसका था। हाँ, और मैं तो ये कहूंगा, जो आपकी हॉबी है, हॉबी को अपना वो कैरियर बनाइए। आपका जो हॉबी है उससे आपको पैशन आएगा, और उस पैशन से जो है आपको अच्छा, उसको अगर करियर बनाएंगे तो उसमें ज्यादा चांसेस। अक्सर लोग यही कहते हैं कि अगर पैशन प्रोफेशन बन गया, बिल्कुल तो फिर कमाल होता है। यस यस। तो आपने रिहान भाई कैसे सोचा कि आपको जर्नलिज्म में जाना है? मतलब क्या ऐसा आपको अंदर, क्योंकि देखिए मुझे तो, हम दोनों ही जर्नलिज्म से हैं मुझे तो अक्सर मेरे घर वाले यही कहते हैं, ये सवाल बहुत करता है, और मेरे अब भी मेरे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं तुम सवाल बहुत करते हो, लेकिन मुझे लगता है वो सवाल करना ही मेरा प्रोफेशन बन गया है। तो हमें बताइए कि जर्नलिज्म की तरफ आप कैसे आए? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक फैमिली है, सारी चीज़ें ठीक है, सब जो है दूसरे सेक्टर से हैं सारे घर में लोग। तो बट मुझे ये था कि कहीं ना कहीं जब मैं ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर रूरल इंडिया की तरफ जाता, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने देखी थी, और जब सरकारी स्कूल में भी पढ़े तो वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो बस वहीं से था कि कुछ जो है आपको करना है। और सबसे बड़ी बात जो है उसमें एक ट्रिपल पी के थ्रू मैंने उस टाइम पे इसमें आया था, पैसा पावर पब्लिसिटी। ठीक, तो ये था कि आपको जो है इतना एक्सेस मिल जाता है कि आप अपनी बात को अच्छे से किसी भी प्लेटफॉर्म पर रख सकते हैं, जो एक साधारण नागरिक के पास नहीं होता। और उसको जो है अपनी बात को कहीं रखने के साथ साथ राइट्स है हमारे, उनको लेके आप अवेयर होते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं, अपनी बात जो है, बहुत सारी जैसी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें उस टाइम पे मुझे मोटिवेटेड की और इंस्पायर की, तो मैंने ये करियर चुना। जब आप जर्नलिज्म की तरफ जा रहे थे, तो फिर कॉलेज या ये सब कैसे डिसाइड हुआ कि कहाँ जाना है और किस तरीके से करना है? कॉलेज की जर्नी भी इंटरेस्टिंग रही मेरी जी, क्योंकि गाइड करने वाला कोई नहीं था आमतौर पे जो यहाँ पे एक समस्या है। तो घर से कॉलेज की दूरी थोड़ी सी थी, ज़्यादा नहीं थी, पर वहाँ पहुँचने में काफ़ी वक्त लग गया। तो वहाँ भी मेरा काफ़ी चीज़ें रही मेरे साथ में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, अप्लाई करने के साथ जो है वहाँ पे नंबर नहीं आया, नेक्स्ट ईयर अप्लाई किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा जो है जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी और तमाम जितने भी वो थे, बस आपके वक्त में एंट्रेंस होता था? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे वक्त पे एंट्रेंस होता था। वो एक अच्छी चीज थी मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पे आप क्वालिफाई करके अच्छे से आ सकते थे। अभी तो खैर और दूसरे टाइप का कॉम्पिटिशन, तो मेरिट वाला मामला है जी। तो उसमें अपने आप को सिलेक्शन लेना, उसमें भी एक बड़ी मेहनत कर, उस क्योंकि के लिए मेहनत लगती है। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक बड़ी यूनिवर्सिटी है और पूरे देश से यहाँ लोग आते हैं, खासतौर से जर्नलिज्म में जो इंटरेस्टेड होते हैं उनका जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इसके अंदर जो ज़्यादा रुझान रहता है। तो एक चैलेंज ही रहा, पर इंटरेस्टिंग रहा, बहुत सारी चीज़ें सीखी। नेक्स्ट ईयर में नंबर आ गया, खुशी हुई, और ये था कि अब तो बस। मतलब कितनी बार सेटबैक मिला? फेलियर तो मैं नहीं कह रहा हूँ, सेटबैक कितनी बार मिला? दो बार मिला था। 2 बार? मतलब 2 बार आपने एंट्रेंस दिया और क्लियर नहीं हो पाया। यस। अब ये हिम्मत कैसे मिली तीसरी बार? क्योंकि लोग तो अगर 11th एक बार फेल हो गई तो उसके बाद तो वो फिर दुकान पे मिलते हैं कहीं। सपना मेरा है ना, सपना मेरा है ना, तो मुझे डिसाइड करना है, लाइफ मेरी है ना, मुझे डिसाइड करना है। पर इसको मैं क्रेडिट जो है अपनी फैमिली को भी दूंगा, कि जो फादर थे, आमतौर पे ये रहता है कि अगर आपको 1 साल में कुछ नहीं हो रहा है, 2 साल में कुछ नहीं हो रहा, आप ये कर लें या वो कर लें। ठीक, फैमिली बहुत कोऑपरेटिव है, अल्हम्दुलिल्लाह, आई अप्रिशिएट टू माय फैमिली। उनको ये था वाली साहब का,
आपको जो करना है बेटा वो करो, जिसमें आपको खुशी लगती है आप वो करो। आप क्या कह रहे हैं मतलब? हाँ, आई हैव लॉस्ट माई फादर, या तो एक अच्छी चीज थी, कुछ फैमिली वैल्यूज, वो सारी चीजें अच्छी हैं जो लगता है कि जो फैमिली वैल्यूज हैं या फिर जो पेरेंट्स से सीखी हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए वक्त नहीं दे पाता हर कोई, ना तो कई बार हालात वक्त नहीं देते, कई बार फैमिली से वक्त नहीं मिलता, और कई बार खुद भी हिम्मत हार जाते हैं। वो 2 बार एंट्रेंस देना, सेटबैक मिलना, फिर तीसरी बार जाना, वो बहुत हिम्मत का काम रहा होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप, मैंने बोला ना पहले, आप सीढ़ी पे जाते हैं, सपना मेरा है, मुझे करना है, फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, तो एक लगता है कि आपके जो साथ के लोग हैं वो एक सीढ़ी आगे पहुंच गए हैं, ठीक। लेकिन इसको आप ऐसे समझे कि लोगों को अपने अपने सबके रास्ते हैं, सबको उनकी मंजिल पे पहुंचना है जो उनके द्वारा डिसाइड की गई है। तो मुझे अपनी मंजिल पे जाना था, 1 साल 2 साल और भी लगता तो देखते, जाना तो इधर ही ये था। बड़ी बात है कि और भी लगता तो देख, मतलब जाना तो यही है। यस, मैंने कहा ना कि वैल्यू ऑफ योर वर्ड, अब जो आपने कहा है उसकी आप वैल्यू करेंगे तो लोग आप पे वैल्यू करेंगे। रियान भाई, फिर कॉलेज का सफर कैसा रहा? कॉलेज लाइफ कैसी रही? कॉलेज लाइफ तो इंटरेस्टिंग रही मेरी, और इंटरेस्टिंग किस वे में वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि जब 2 साल का सेटबैक लग गया था तो उसके पीछे मैंने जो बहुत सारे चीजें आइडेंटिफाई की कि कहाँ पे कमियां हैं। तो सबसे बड़ी कमी ये थी कि हमारे पास जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, मिडिल क्लास फैमिली के पास में कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता, बिल्कुल गाइडेंस देने वाला नहीं होता, और गाइडेंस मिलती भी है तो वो बहुत लेट मिलती है, और हम जनरली पता नहीं होता कि हमें कहाँ से तैयारी करें। मैं जो 10 रुपए की एक न्यूज़पेपर वाले के पास में एक वो मिलती है सामान्य ज्ञान की, उससे मैं फर्स्ट टाइम पे उससे पढ़ के जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने गया था। तो मुझे पता लगा बाद में भाई इससे कुछ नहीं होगा भाई। तो ये गाइडेंस की कमी थी। तो जब दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंची तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमने पहले फर्स्ट ईयर से ही चीजें करनी शुरू की। उसमें ये था कि पहले अपने आप को थोड़ा सा स्किल्स को अपनी बेहतर किया, दिन में कॉलेज करना, इवनिंग में मार्केट में फील्ड में काम करना। तो कथा देश एक मैगजीन है, मैं पूरा अपनी जो हिंदी है और पूरी जितने भी है, मेरा वो पहला मेरा ट्रेनिंग फेज था। तो दिन में जो कॉलेज करना और शाम को जो है उस मैगजीन में काम करना, प्रूफ रीडिंग वहाँ पे सीखा, क्या होता है प्रूफ रीडिंग, कैसे करते हैं, और बहुत अच्छा मुझे लगा, बहुत अच्छा स्टाफ था। आई रियली अप्रिशिएट टू कथा देश मैगजीन, क्योंकि बहुत अच्छी उन्होंने अच्छी तरह से सिखाया। तो ये सब चलता रहा। उसके बाद में बहुत सारी इंटर्नशिप की कॉलेज के दौरान ही। तो एक वो दोहा है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो आप। तो सिंपल सा ये था कि जब आपको पत्रकार बनना ही है तो 3 साल का वेट क्यों करना। आपने कोर्स में एडमिशन ले लिया है, आप पढ़े, और पढ़ने के साथ साथ इसको कहीं हैंड टू हैंड इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बस 3 साल बाद जो है जब चीज़ें करियर, मतलब कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी। एक तरफ स्टडी के बाद जो आपकी ट्रेनिंग इन द सेंस इंटर्नशिप, तो आपके पूरा यमुना पार ही कहूँगा, यमुना प्यार में रिपोर्टिंग भी की, मौका मिला, रिपोर्टिंग, कैमरा और तमाम तरह की चीज़ें जो थी वो सारी की। उसके साथ साथ चीज़ें ऐसी बढ़ती चली गई। तो कॉलेज के तुरंत बाद मेरे पास नौकरी थी। उसका बेनिफिट ये हुआ कि कॉलेज जब जैसे पास आउट हुआ तो मेरे पास जो है नौकरी थी, क्योंकि काफ़ी लोगों को जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं तो उनको रेडी लोग चाहिए, उनको ऑब्वियसली वो कोई इंस्टीट्यूशन तो है नहीं जो सिखाएंगे, उनको स्किल्ड लोग चाहिए। तो वो मेरे पास जो ऑलरेडी 3 साल में मैंने गेन कर लिया था, तो एक फायदा रहा। दूसरा मेरे साथ, ये तो मेरा पर्सनल रहा। दूसरा मैं क्या कर रहा था, जिस बैकग्राउंड से मैं आया था, लोगों के पास में जानकारी नहीं थी, एक्सपोजर नहीं था, काफ़ी दूर दूर से ग्रामीण क्षेत्रों से लोग आते थे। तो मैंने उनके लिए काम करना शुरू किया। तो उनके लिए हेल्प डेस्क, कब दिल्ली यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकलेंगे, कब उनको फॉर्म भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा, बिल्कुल। बस ये था कि मेरे 2 साल खराब हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि और किसी के खराब ना हो, और किसी को छोटा छोटा बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अभी बहुत सारे लोग कैसे आ रहे हैं कि भैया आपकी वजह से मेरा कुछ नहीं है, ये तो बस ऊपर वाले का है, बस एक जरिया है हम और आप सब जो एक दूसरे के, और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो वो सारी चीजें चली। उसके साथ साथ जो है फिर कुछ जो है वॉलंटियरिंग वर्क में जो पढ़ाना शुरू किया,
बाद में अपना कॉलेज के बाद में, और रात में नाइट शेल्टर में काम करना शुरू किया। तो उसमें 2-3 चीजें थी उसके पीछे कि एक तो लोगों को करीब से जानना समझना रिपोर्टिंग के पर्सपेक्टिव से, और दूसरा ये था कि मैं भी कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट हो पाता था, उसी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड सीख पाते थे, लोगों से सीखने को मिल रहा है, जी। अपना एक्सपीरियंस भी हो रहा है। जब ये सब कुछ आप कर रहे थे, अच्छा 2 साल पे वापस चलते हैं, उन 2 सालों में आपने, क्योंकि देखिए जब हम लड़के बड़े हो जाते हैं तो वालिद से पैसे मांगने में जरा फिर थोड़ी हिचकिचाहट होती है, घर से पैसे लेने में, तो वो आपने फाइनेंशियल अपना उन 2 सालों में कैसे मैनेज किया? मैं कॉलेज से पहले बहुत काम कर चुका हूँ, अगर मुझे करेंगे आप वही तो सीखना है आज, वही तो जानना है कि लोग समझते हैं कि रेहान भाई ने शायद 12th क्लास की होगी, उसके बाद मजे से कॉलेज गए होंगे, उसके बाद एग्जाम क्लियर किया और हो गया सब कुछ। ये यात्रा जितनी मतलब कि मुझे और मेरे फैमिली को बताई ही थी, मुझे किसी को हमने आजकल नहीं बताया। तो कॉलेज के दौरान मैं LIC एजेंट था तो LIC करता था मैं, तो एक सोर्स ऑफ अर्निंग था, छोटा मोटा तो लगता था जरूरी है। और इसके अलावा बहुत सारे मैं जो अदर प्रोजेक्ट्स थे वो मैं, जैसे HR का मुझे काम मिल जाता था, कुछ मुझे इंटरव्यू कंडक्ट करवाने हैं, CBG स्क्रूटनी करना है, रिसर्च करना है, तो ये सारे फ्रीलांस वर्क आपका, ये फ्रीलांस वर्क मेरे चल रहे थे। तो कुछ हमने बाद में कॉन्सेप्ट भी अपने से निकाला कि लर्निंग बाय लर्निंग, अर्निंग बाय लर्निंग, तो वो सारी चीजें थी। तो बाद में उसमें हमने जो है और स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व किया कि ताकि उनको जो है चीजें जो हम जिस चीज से हम फेस कर रहे हैं, क्योंकि पैसा तो नीड है, अगर आप एक भी दिन कॉलेज आ रहे हैं तो आपको खर्चा तो होगा, पिताजी ने आपके जो फीस दे दी है, पेरेंट्स ने फीस दे दी है, लेकिन उसको खर्चा तो आपको होगा। तो वही सारी चीजें थी। भाई देखिए इजी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको पेरेंट्स ने भेज दिया, कि जो जरूरी सवाल था मुझे लगता है सबके मन में आया होगा कि वो 2 साल फिर सरवाइव कैसे किया। सर्वाइवल का ही सबसे ज्यादा, क्योंकि जब रेहान भाई को ये फिक्र है कि मैं 3 साल में इतना तैयार हो जाऊं कि जॉब मिल जाए, तो जो पुराने 2 साल थे जिसमें सीखने का जो दौर चल रहा था उसको सर्वाइव करना, तो डिफरेंट जॉब चल रही थी, अलग अलग जगह मेहनत कर रहे थे। तो रेहान भाई आपको इस तरफ कैसे ध्यान गया कि हम गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं? आमतौर पर जब हम जर्नलिज्म में जाते हैं, जब हम भी जर्नलिज्म कर रहे थे तो हमें ज़्यादातर भाई आज तक दिखता था, लोगों को NDTV दिखता था, या बड़े बड़े जो है कि भाई हमें यहाँ तक जाना है, बड़े बड़े एंकर दिख रहे हैं, कुछ जो स्टार एंकर्स हैं उनको हमने अपना आइडियल मान लिया। लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ गए और आपने उसकी तैयारी की, वो किस तरीके से, मतलब वो गाइडेंस कहाँ से मिली? देखिए सबसे बड़ी बात मैंने जैसे स्टार्टिंग में की थी, एक्सपोजर। आप किसी पहाड़ की चोटी पे चढ़ेंगे तो नीचे से जाएंगे तो आपको पहाड़ बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन जब धीरे धीरे एक स्टेप लेके आप पहाड़ की चोटी पे पहुंचेंगे, वहां से आपको देखेंगे तो एक नया पहाड़ दिखेगा, आपको नया पहाड़ दिखेगा कि दूसरा भी पहाड़ है। तो 3 साल के दौरान जब मैं काम कर चुका था, और काम करने के बाद जो मेरी पहली या दूसरी जॉब लगी थी, मैं उसके बाद में फिर बहुत सारी चीज़ें, हम क्राइम रिपोर्टिंग भी की और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग भी की, अखबारों में भी काम किया, मैगजीन में भी काम किया। तो जब ये चीज़ें चल रही थी तो पता लगा कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी हम लोग जा सकते हैं, वहाँ भी बहुत सारे फील्ड हैं, रिसर्च के हैं, कंसल्टेंट हैं और कंटेंट क्रिएटर हैं, वो सारे भी जा सकते हैं। कुछ का जो है मतलब कि रेगुलर होता है, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल होते हैं, तो वहाँ बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। तो ये जस्ट एक्सपोजर से आया, जब आप चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं तो वहाँ आपको पता लगता है, और वहाँ आपको आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं मेरा स्किल सेट क्या और मैं यहाँ पे कहाँ फिट हो सकता हूँ, या मुझे अपने आप में ऐसा कौन सा स्किल सेट अपना जो है और अप स्किल करना है ताकि मैं इस रोल के लिए परफेक्ट हो जाऊँ। तो बस जब काम कर रहे थे, एक जर्नी थी, करियर स्टार्ट हुआ था, उसी दौरान पता लगा था। तो तभी मैं भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर, एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का एक IB मिनिस्ट्री जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं, INB जी, INB। तो उसमें मेरी जो पहली सरकारी नौकरी लगी थी, वो जॉब आपकी चल रही थी, फिर आपने एक नया सपना देख लिया कि फिर आगे जाना है, वो कैसे था? देखिए मैं इसको ना मुझे लगता है अगर बहुत सारे लोगों को वहां तक भी मिल गया ना, लेकिन अच्छी जॉब चल रही है, अच्छी आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अब क्या ही करना है, फिर दोबारा आगे का सपना क्यों? मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, उसमें बहुत सारे लोगों को पढ़ा है मैंने। मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है, जो अंबानी थे, जो आज हम देख रहे हैं, वो 200 रुपए की कॉफी पीने के लिए किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते थे, 5 स्टार होटल था, 5 स्टार, ठीक, 200 या 500 मुझे पर्टिकुलर ऐसे ही कुछ अमाउंट था, ठीक, ऐसे कुछ अमाउंट, वो भी उधार लेकर, ऐसा कोई स्टोरी है। तो कहने का मतलब ये है कि
वो सारी चीजें इंस्पायर की कि जब उनसे पूछा गया कि आप जो है आप एक छोटी सी नौकरी करते हैं, छोटी सी नौकरी करने के साथ साथ आप जो है 10 रुपए की यहाँ पे आप चाय या कॉफी पी सकते हैं, लेकिन 5 स्टार में जाके उससे क्या ही जो ना अमाउंट से आप पीते हैं। ठीक, तो उनसे जब उनको रिप्लाई मिला वो ये था, मैं 10 रुपए की यहाँ कॉफी पीऊंगा तो यहाँ का मुझे जो भी एक्सपोजर है वो आएगा, लेकिन अगर मैं 500 रुपए की कॉफी पीऊंगा तो मुझे वहाँ का एक्सपोजर आएगा। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जब मैं काम कर रहा था तो एक्सपोजर बड़ी चीजें हैं, वहाँ पे आपको चीजें समझ में आती हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या आपका पोस्ट हो सकती है, आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो बस वही था कि कुछ जो है हमारे पास जो है और अपॉर्चुनिटी है, हम आगे जा सकते हैं। तो बस फिर एक प्लान बनाया कि चलो इसे भी ट्राई करते हैं इसमें भी कुछ करते हैं। वो प्लान कैसे बना, वो तैयारी कैसे करी कि ऑलरेडी जॉब चल रही है, यहाँ तो जॉब के बाद फ्रीलांस काम करना मुश्किल होता है कभी कभी, तो आप वो तैयारी कैसे कर रहे थे? देखिए मेरा मानना है कि इतने सालों में जो काम किए हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप अपने आप को पहचान जाते हैं। और सबसे बड़ा मुझे लगता है, मैं तो अपने लिए कहता हूँ कि माइंड सेट इज एवरीथिंग। अगर आप एक माइंड सेट बना लेते हैं मुझे करना है तो करना है, और मैं एक अपना मंत्र भी देता हूँ तो मैंने खुद से ही इतने साल के वो किया, ट्रिपल डी। ठीक, एक हमने तो ट्रिपल पी सीखा और अब हम ट्रिपल डी सीख रहे हैं, तो ट्रिपल डी क्रोनोलॉजी समझते चलिएगा। हाँ, तो ट्रिपल डी ये है कि डिसाइड डिवाइड एंड डू। ठीक, आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। ठीक, तो सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए करना है या नहीं करना है। आप इसमें रहते हैं ना कि करूंगा या नहीं करूंगा। अगर नहीं करना है तो छोड़ दीजिए उसको, यहाँ बर्डन खत्म हो जाएगा। ठीक, और करना है तो डिसाइड, डी लिख के डिसाइड लिख के डन कीजिए। आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये करना है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है डिवाइड। करना तो है लेकिन करना कैसे है। ठीक, तो उसको डिवाइड किया आपने, एक जो बड़ा प्लान होता है उस प्लान को आपने छोटे 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 गोल में किया, डिवाइड कर लिया आपने, एक सीढ़ी बना ली कि कैसे जाना है। हाँ, एक प्लान बनाया आपने 6 महीने का, 1 महीने का, 1 दिन का, 24 आवर्स का। ठीक, नौकरी के घंटे के साथ साथ मुझे 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा लाइब्रेरी जाना है, पॉडकास्ट देखना है या कुछ मुझे वीडियो वगैरह देखना है जो मुझ में मेरी स्किल्स को अप स्किल करेंगे या मेरी चीजों को और इनरिच करेंगे। तो आपने पहले करा डिसाइड, दूसरा करा डिवाइड, फिर आप उसको डू, आप एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। और कंसिस्टेंसी बड़ी चीज है आपका। जैसे हम स्कूल में सीखते थे कि आपका एक दिन जो होता है ना वो अगले दिन का बेस होता है। अगर आप एक दिन स्कूल नहीं जाते तो नेक्स्ट क्लास में जब आप जाते हैं तो वो आप ऐसे ब्लैंक ब्लैंक होते हैं। ठीक, तो आपकी जो कंसिस्टेंसी है, मजा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसा लगेगा यार क्या डिसाइड कर लिया खुद से हमने। बट जब आप उसको करते हैं तो एक टाइम के बाद में आपका जो फ्लो बनना स्टार्ट हो जाता है, फिर आप करते हैं, फिर इजी लगने लगता है, बहुत इजी लगने लगता है। तो डिसाइड डिवाइड डू को अप्लाई करें और आप भी आगे जा सकते हैं। शुरुआत करना कितना मुश्किल होता है? शुरुआत ही नहीं कर पाते बहुत सारे लोग। मैं देखता हूँ कि बस सोचा हुआ है, बैठे हुए हैं आराम से कि मुझे वो बनना था, लेकिन कभी शुरुआत नहीं कर पाया। फ्रैंकली बोल रहा, हो सकता है लोगों को बुरा लगे। ठीक, क्योंकि किसी को कुछ बनना है ना, सपना मेरा है, मैं करूंगा कैसे। ठीक, हालात बहुत सारे ऊपर नीचे हो जाते हैं, मेरे साथ भी रहे, मैं बहुत सारी चीजें नहीं शेयर करूंगा यहाँ पे तो, लेकिन अगर आपको करना है तो करना है। और इसको और एक फॉर्मूला और मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ में, आई होप लोग के काम आ जाए। जो लोग कंफ्यूज रहते हैं या फिर उस तरह से रहते हैं कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, क्यों करें, मंजिल नहीं पता है। ठीक है, तो उसमें भी मेरे पास 3 चीजें हैं। सबसे पहले वॉट। अब वॉट लिखे क्या, मुझे क्या करना है। ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। आप 10 चीजें लिखेंगे, 1 2 3 4 4 5 समथिंग लाइक दैट। ठीक, उसके बाद में आप उसको जो है ना फिर वाई निकालें उसका। वाई, मुझे पॉडकास्ट करना। ये क्या ट्रिपल डब्ल्यू है? इसको 2W+1H। भाई देखिए थोड़ा सा प्लान में चेंज है, पहले ट्रिपल पी था, फिर ट्रिपल डी था, अब 2 बार डब्ल्यू है और 1 बार एच है। WWH। WWH करते हैं अब जी। तो WWH में ये है, सबसे पहले तो आप जो है वॉट डिसाइड कर लें। अगर आपने भी डिसाइड किया होगा ना, मुझे आप भी एक जर्नी रही है आपकी भी, आपने भी जर्नलिज्म किया, अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया, बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया, आज आप पॉडकास्ट यहाँ से जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, रन कर रहे हैं।
तो उससे पहले निकाला हुआ ना क्या, ठीक, आपने निकाला मुझे पॉडकास्ट करना है, क्लियर हो गया पॉडकास्ट करना है, लेकिन आप कंटिन्यू इसको कंसिस्टेंसी कहाँ से आती है? कंसिस्टेंसी आती है वाई जब आपने निकाला हुआ मुझे पॉडकास्ट ही क्यों करना है। आई हैव डिफरेंट स्किल्स है, आई हैव वेरियस थिंग्स, बट मुझे पॉडकास्ट ही क्यों करना है? तो कुछ तो होगा ना आपका, बिल्कुल। तो वाई निकाला आपने। मुझे जर्नलिज्म ही करना है क्योंकि इसमें मुझे अपना फ्यूचर दिखता है, इसमें मैं कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ, मेरे पास जो है अपने राइट्स को जानने का और उसके ज़्यादा उसको एग्जीक्यूट करने का अधिकार है। और जर्नलिज्म की वजह से ही आज मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत लोगों से मिल चुका हूँ, अच्छी ऐसी ऐसी जगह कि मुझे लगता है जब मैं साधारण नागरिक होता या फिर एक आम नागरिक होता, जर्नलिस्ट नहीं होता, तो नहीं एक्सेस कर सकता था उसको। तो वो वाई ने मुझे मोटिवेट किया अपना वार्ड को करने के लिए, ठीक, ये क्लियर। अब फिर हाउ पे आते हैं। हाउ कैसे कैसे डिसाइड कर लिया मुझे पॉडकास्ट करना है, क्यों करना है ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया। अब हाउ में आप ये करते हैं, आपको लाइटिंग चाहिए, कैमरा चाहिए, ये चाहिए, एक एक स्टेप से आप करते हैं। फिर आपको जो है बहुत सारी चीजें, आपको गेस्ट चूज करना है, आपको एक एक ना प्लानिंग होती है आपकी। जब आप हाउ निकालते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। चीजों को आप जब बंडल के तौर पे लेंगे तो एक बहुत बड़ा बोझ लगेगा, जब आप उसको डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे उसमें तो बहुत इजी लगेंगी और आप हर चीज को एप्रिशिएट करें। आपने अगर एक न्यूज़पेपर पढ़ा आज, आप जब न्यूज़पेपर पढ़ा तो उसको पढ़ने के बाद में आपको पहले दिन कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन आप 0 से 0.1 हो गए हैं। आपको जानकारी नहीं है पर आप 0 से 0.1 हो गए। आपको 10 दिन में समझ में आ गया कि मैं जो है 1 हो गया, 0 से 1 तो सीखा। तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है और ये चीजें जो हमें जो है आगे समझ में आती हैं कि किस तरह से है। तो हमने भी स्टडी स्टार्ट की थी इसकी, कुछ चीज ऐसे लग रहा था ब्लैंक समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन कंसिस्टेंसी बड़ी चीज है और जब कंसिस्टेंसी पर आप चलते रहते हैं तो अच्छी चीज आती है। तो भाई देखिए, हमने ट्रिपल P सीख लिया, ट्रिपल D सीख लिया, 2 बार W और फिर H सीख लिया हमने। ये सारे मंत्र हैं और आप इसे बहुत याद रखिएगा, जिंदगी में बहुत काम आएंगे। ये रिहान भाई ने हमारे पॉडकास्ट की भी जर्नी शायद मुझे लगता है रिहान भाई ने बता दी, क्योंकि वो जो था वो सच में यही है कि हम यही करना है कि क्या रिसोर्स है करने के लिए। इंटरव्यू भी किया जा सकता था, लोगों से मिला भी जा सकता था, उनके घर भी जाया जा सकता था, लेकिन एक जो इस दौर का मीडियम है वो पॉडकास्ट है और पॉडकास्ट के जरिए लोग बहुत कुछ इस वक्त सीख रहे हैं। द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, फ्लो ऑफ नॉलेज है, प्लस जो हमारा जमुना पार है। फिर आया सवाल कि जमुना पार, अब जमुना पार और यमुना पार में आपको मैं फर्क बता दूं, है तो यमुना, लेकिन शुरू से जो नाम पड़ा वो जमुना पार पड़ा जी। तो अगर हम ऑफिशियल देखने जाएंगे तो शायद उसे हम निकल के आएगा वो यमुना पार, लेकिन वो जमुना पार है, इसलिए हमें भी मजबूरन जमुना पार ही उसे करना पड़ा कि अब भाई जमुना पार के लिए काम करते हैं। अगर आज जमुना पार के लिए काम नहीं कर रहे होते तो रिहान भाई हमारे साथ आज पॉडकास्ट में नहीं होते और आपको पता नहीं चलता कि रिहान भाई जमुना पार से निकलकर यूपीएससी के ऑफिस तक पहुंचे हैं। रिहान भाई, हमारे जो यहाँ के लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आपने क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग उम्मीद हार जाते हैं, चाहे यहाँ का माहौल है जमुना पार का जो भी है कि आसपास नहीं इतना एक्सपोजर मिल पा रहा है, नहीं सीख पा रहे हैं, उनको क्या आप सीख देना चाहेंगे? काफी और मिले तो पहले बता चुका हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि आप लोग जो है एक्सपोजर लें, नहीं हमारे इलाके को ध्यान रखते हुए, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो हम ऑलरेडी आपसे सीख चुके हैं, लेकिन जो हमारा इलाका है उसके लिए कुछ स्पेशल, क्योंकि आपने बाकायदा यहाँ से पूरी एक लड़ाई लड़नी पड़ती है आपको एजुकेशन में आगे जाने के लिए, वो गाइडेंस नहीं मिल पा रही, वो एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा, तो उस लड़ाई को हम आगे कैसे जारी रखें? आप कैसे निकल के आगे तक पहुंचेंगे? एक आइडेंटिटी से भी लड़ना पड़ता है हमें कि हम कहाँ से आए हैं। लेकिन सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो 4 लोग हैं ना, भूल जाइए, कोई नहीं होता, ठीक है। हम लोग अपने सपने को इसलिए मान लेते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और वो 4 लोग मुझे आज तक नहीं मिले। ठीक है, मैं ढूंढता हूँ आज भी, आज तक नहीं मिले। ठीक, तो अपना सपना आपका है, गोल आपका है, डिसाइड आपको करना है, बढ़ना है। सबसे पहले 4 लोगों को भूल जाइए, और वो 4 लोग जो है ना, उन 4 लोगों के दबाव में ही आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स आपको बहुत सारी चीजें नहीं करने देते। ठीक है, मैंने भी आपके पॉडकास्ट पे कुछ लोगों के वो देखे थे, एक जो शारिक का है कि मैंने 6 महीने तक फेस ही रिवील नहीं किया, लोग मुझे जो है लोगों के लिए था, वो फेस को जज करते थे उसको, हाँ जज करते थे। ठीक,
तो पहले अपने आप में आप बिलीव करें कि मैं ये कर सकता हूँ। उसके बाद आप जो फैमिली को कन्विंस करें, और फैमिली और आप ना 4 लोगों के बारे में भूल जाए। 4 लोग ना कभी आपके नहीं है, ठीक। ये बहुत बड़ी बात और बता रहे हो। याद करें, एक वक्त ऐसा होगा कि आपके घर में जो गैस का चूल्हा है वो जला नहीं होगा, ठीक। लेकिन किसी 4 लोगों ने ये नहीं पूछा होगा आपसे आके कि आपके घर में आज चूल्हा जला है, नहीं जला, ठीक। और आपको सपने पे आप जा रहे हैं, वहां आप 4 लोग सीख रहे हैं, 4 लोग के बारे में आप जो सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं? बिल्कुल 4 लोग कोई नहीं होते, सही बात। ठीक। हाँ, आपके वेल विशर हो सकते हैं, आपके काफी ऐसे लोग हो सकते हैं, क्लोज सर्कल हो सकता है, वो आपके पास रखें जहाँ से आपको जो पॉजिटिव वाइब्स मिले। बाकी आपको जरूरत नहीं है इतने लोगों के बारे में सोचने के बारे में। और जब आप कुछ भी चीजें स्टार्ट करते हैं तो आपको जो ना चीजें नेगेटिव ही सुनने को मिलेगी, आपकी लेग पुलिंग होगी, ठीक। लेकिन जैसे जैसे आप अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप अपने आप को और कॉन्फिडेंस आप में आता है कि हाँ मैं कंसिस्टेंसी से चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, उससे आपकी जो फैमिली में और कॉन्फिडेंस आता है, फैमिली भी आपसे जो अच्छे से कन्विंस होती है, ठीक। बस इतना कर लीजिए, काम हो जाएगा। उसके बाद जो है आप जो है, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप जो है आपके एक्सपोजर। एक्सपोजर के आजकल तो बहुत अच्छे साधन हो गए हैं। आप पॉडकास्ट, सोशल मीडिया अच्छे का अच्छे दौर। पॉडकास्ट सुने, अपना जो समय है अच्छी जगह लगाएं। न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, और दिल्ली में काफ़ी ऐसे स्पेस हैं, काफ़ी ऐसे एक्टिविटी होती रहती है कि वहाँ पे आप जा सकते हैं और पार्टिसिपेट करें। खाली घूम के आ जाएं, बस घूम के आएंगे तो आपको ये पता लगेगा कि चल क्या रहा है, कैसे चल रहा है, ये लोग भी हैं और हम लोग भी हैं, ठीक। तो जनरली क्या है कि आपको एक्सपोजर आएगा। एक्सपोजर के बाद में जब आप एक ना माइंडसेट बनाते हैं, मुझे ये भी, सामने वाला भी मेरे जैसा है और मैं भी, हम दोनों में सिमिलरिटी है, इसमें क्या चीज़ है और हम में क्या चीज़ है, दोनों में इक्वल है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अलग होती हैं। एजुकेशन उनका अलग हो सकता है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड अलग हो सकता है, अपब्रिंगिंग अलग हो सकती है। तो आप उसको जो है एक्सपोजर लेके और अपने पे काम करके चेंज कर सकते हैं। तो अपने पे बिलीव करें आप, अपने पे बिलीव के साथ साथ जो है, अगर आपका गोल है तो उसको कहीं लिख लें दीवार पे और उसमें फिर आगे बढ़ें। जमुना पार से कितना नेगेटिव सेटबैक रहे आपके, के मतलब यहाँ से होने में कुछ दिक्कत परेशानी आई? नहीं, ऐसा जॉब में या बाहर लोगों से मिलने में आप आइडेंटिटी को छुपाते हैं या बताते हैं? एक बहुत बड़ा सवाल है। पूरा इलाका, मुझे 80% लोग ऐसे मिलते हैं जो रहते मौजपुर हैं, नूरेलाई है, लेकिन बताते यमुना विहार। बहुत सारे लोग लक्ष्मी नगर बोल देते हैं, सिलमपुर नहीं बता पाते, जाफराबाद नहीं बता पाते, मौजपुर नहीं बता पाते। तो एक आइडेंटिटी क्राइसिस जो खुद से हमने बनाया हुआ वो है नहीं। आपने उसको कैसे फेस किया, या कहीं आपको देखने को मिला ऐसा कुछ? मेरे साथ मैं लकी रहूँ उस मामले में, कहीं फेस नहीं करना पड़ा। और हो सकता है कि जो मैं जिस प्रोफेशन से आता हूँ या जिस चीज़ों से आता हूँ, तो उसको लेके शायद किसी ने ना बोला हो उस तरह से। बट जो लोग इस माइंडसेट से हैं या जो लोग इस तरह से सोचते हैं, तो मैं फिर से ये कहूँगा कि आप लोग एक बार जो यमुना पार को अच्छे से एक्सप्लोर करें। चीज़ें बहुत चेंज हो रही हैं। और हालांकि एक बार मुझे एक महिला मिली थी, तो कोई था कि अच्छा आप कहाँ रहते हो? उधर यमुना पार, ठीक। मैंने कहा लगा आंटी आप कितने बार गए हैं यमुना पार? नहीं नहीं बेटा बहुत पहले गए थे। आंटी अब तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो जनरली क्या है कि हम ना परसेप्शन बना के बैठ जाते हैं। तो परसेप्शन ना आप जो है एक्सप्लोर करेंगे तभी वो खत्म होगा। आप कल्चर का एक्सचेंज करें, चीज़ों को घूमें, आपको जो है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो। हमारे पॉडकास्ट भी यही है कि हमें एक परसेप्शन को तोड़ना है कि जो जमुना पार की इमेज क्राइम बन गई है या और ख़राब चीज़ें, वो एक परसेप्शन टूटे। तो अभियान भाई मेन मुद्दे पर आते हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, मैं जो खास तौर से यहाँ भी काफ़ी सारा मैं टैलेंट देखता हूँ, घरों के अंदर टैलेंट है, बहुत सारे यूथ है। तो खास तौर से मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों के सपनों पे आप बिलीव करें। आपके बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनको आप पंख दें, पंख उनके पास है, आप उनको आज़ादी दें, ठीक। जब आप आज़ादी देंगे तो आपका नाम, आपके इलाके का नाम बहुत अच्छे से रोशन होगा। बहुत 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 बड़ी बात है, सच में बहुत बड़ी बात है। तो रियान भाई अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। जो लोग जानना चाहते हैं कि जो आपने एग्ज़ाम क्लियर किया IIS, ये किस तरीके की पोस्ट है और इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके क्या काम हैं, क्या जिम्मेदारियां होती हैं, और ये कैसे एग्ज़ाम क्लियर होता है या कब UPSC इस एग्ज़ाम को कराता है? मान लीजिए मुझे ही देना है नेक्स्ट एग्ज़ाम,
अब मैं भी आपसे काफी ज्यादा मोटिवेट हो रहा हूँ, मुझे लग रहा है शायद अगली बार मैं ही देने जाऊंगा। बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए। तो उस एग्जाम को मान लीजिए मैं अपने ऊपर ही रख कर कहता हूँ कि मुझे जाना है, तो मैं कैसे जाऊँ, क्या तैयारी करूँ, क्या मुझे ये एग्जाम क्लियर करने से क्या फायदा मिलेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने वाली है? तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं व्हाट इज आईआईएस। हम्म। तो यूपीएससी और भारत सरकार की जो सर्विस है, इंडियन भारत सरकार की जो सर्विस है, उसमें एक सर्विस ये है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस, जिसको हम आईएएस बोलते हैं। ठीक। तो जिस तरह से आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, उसी तरह से आईआईएस है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। ठीक। तो इसको हम और सरल शब्दों में अब इसको समझें तो भारत सरकार के जितने भी सूचना तंत्र है, भारत सरकार का जितना भी सूचना है, उसको आम जनता तक पहुंचाने का काम या मीडिया तक पहुंचाने का काम एक आईआईएस ऑफिसर ही करता है। ठीक। तो इसमें रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो इसमें रोल और रेस्पॉन्सिबिलिटी इस प्रकार से है कि जितना भी आपको अगर ऑपरेशन सिंदूर याद होगा। जी बिल्कुल। ठीक। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है चीजें डिफेंस मिनिस्ट्री से थी, वहां पे एमई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वहां से थी। तो जो अपडेट मिलिट्री से मिल रही थी, जो चीजें वो हो रही थी, उसको आगे जनता तक पहुंचाना वो एक आईएएस अधिकारी या फिर एमआईबीबी वो करता है। इसमें और क्लैरिटी कर देता हूँ। भारत सरकार का एक मंत्रालय है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। उस मंत्रालय की जिम्मेदारी रहती है कि भारत सरकार की जितनी भी सूचना है उसको जन सामान्य तक पहुंचाना। तो जितने भी आईएएस अधिकारी होते हैं वो भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में नियुक्त होते हैं। जी। ये पूरा पोस्ट और इस तरीके से ये काम करते हैं। जी। और एग्जाम्स वगैरह कैसे होते हैं इसके, या किस तरीके से? एक और क्लियरिटी दे देता हूँ मैं आपको। यूपीएससी जो मेंस एग्जाम होते हैं उसकी तरह बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करती है, हम लोगों को जानकारी नहीं है। तो वही मैं हाँ, जानना चाहता हूँ, लोगों को नॉलेज ही नहीं है। लोगों को लगता है कि जो यूपीएससी है वो सिर्फ जो सीएससी है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, वही कंडक्ट कराती है। उसके अलावा काफी सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो उसी में से एक एग्जाम आईआईएस है, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस। आप उसके लिए अप्लाई करके और अगर आप उसमें पूरा प्रोसेस को करते हैं तो आप वहाँ सेलेक्ट हो सकते हैं। तो इस पोस्ट के साथ रेहान भाई आपका क्या गोल है, आप क्या बदलना चाहते हैं, क्या देश के लिए करना चाहते हैं? इसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि 12 साल मुझे मीडिया फील्ड में लगभग हो गए हैं, जो डिफरेंट मुझे अलग अलग संस्थाओं के साथ काम करने का मौका मिला, और वहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने सीखी हैं उन चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना, और एक सरकार या इसको ऐसे कहिए सूचना प्रसारण मंत्रालय और जन सामान्य, इनके बीच में एक बेहतर पुल की भूमिका निभाते हुए वहाँ की सूचनाओं को सरल और सहज रूप से इधर करना। आजकल वीडियो का दौर है और वीडियो के दौर में मेरा भी डिजिटल में अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है जी। तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको जो है डिजिटल फॉर्म में काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को। तो रेहान भाई वापस से थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपकी जो लास्ट जॉब है उसमें हमने कई बार देखा आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आप मिले हैं, आप उनके इवेंट्स आपने अटेंड किए हैं, और भी बड़ी बड़ी शख्सियत है, उनके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। आप उनसे कैसे मिले, क्या सीखा, क्या देखा? तो और जब हम उन लोगों को करीब से देखते हैं, क्योंकि देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, करीब से देख रहे हैं, हम जान रहे हैं, हम सुन रहे हैं, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखा? एक मैं इसको और पीछे से स्टार्ट करता हूँ। जो मेरा वाई था, जी क्यों, जी 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 ये वहां से आता है क्योंकि एक अगर हम और कोई कोर्स करते हैं या जनरली कुछ करते हैं तो एक अच्छे कॉर्पोरेट में नौकरी लग सकती है या कहीं कुछ सकते हैं। तो मेरा वाई ये था कि एक जनरली में एक ऐसा फील्ड है कि इसमें हम जो है अच्छे से कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक। तो मैं अपना पहला एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैंने देश के प्रधानमंत्री को देखा था तो मतलब कि एक अच्छा एकदम फील ये हुआ कि कल तक जिनको हम टीवी पे देखते थे आज जो उनको हम अपनी आंखों से सामने देख रहे हैं। तो प्राउड मोमेंट होता है अपने आप में कि काफी ऐसे लोग हैं जो दिल्ली एक मेट्रो सिटी है वहां तक नहीं आ पाते हैं, लेकिन हम लोग इतने लकी हैं, या ये कहें कि इस प्रोफेशन की वजह से हैं, या ये कहें कि इतनी मेहनत करके यहाँ पहुंचे हैं कि हम जो है उनको सामने देख पा रहे हैं। और G20 भी कवर करने का मौका मिला। G20 में भी काफी कुछ किया, और G20 में अच्छी बात ये रही कि उसमें लगभग हमने 30 या 32 वीडियो क्रिएट किए थे
मैंने और मेरी टीम ने ऑल इंडिया रेडियो में, आकाशवाणी समाचार में, तो उसमें से हमारे 5 वीडियो जो है G20 के ऑफिशियल जो उनका ट्विटर हैंडल है उस पर अपलोड हुए थे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्रेडिट देते हुए। तो चीजें हैं, जब आपका काम होता है तो लोग आपको पहचानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और आपकी जो टीम है, टीम को अप्रिशिएट करते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अप्रिशिएट करते हैं, और जो सारी चीजें होती हैं वो टीम वर्क होता है, टीम के बिना कोई कुछ नहीं होता जी। और कितने लोगों से मिले आप, क्या क्या सीखने को मिला? लगभग सबसे मिल चुका हूँ। आप एक एक करके नाम बता दीजिए ताकि हमारे लोग भी थोड़े मोटिवेट हो जाएं कि भाई हारना नहीं है, रुकना नहीं है। हारना तो बिल्कुल नहीं है। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, और अभी तो मैं पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, तो वहाँ तो जनरली अभी पिछले दिनों में सारे सांसद, हाँ, और जो अभिनेत्री है, पहली बार देखा था हेमा मालिनी, कंगना रनौत, और काफी लोग हैं जो विपक्ष के भी लोग हैं, ये सारे लोग हैं, सबसे ऐसे जैसे हम और आप बैठे हैं तो ऐसे बात हो जाती है, तो अच्छा लगता है। और कभी कोई इंटरेक्शन याद है आपको किसी से हुआ हो, आपको लगा हो कि वाकई में जेन्युइन इंसान है, या जितना हम देख पा रहे थे वैसे ही है? इस मामले में थोड़ा सा सारे लोग अच्छे हैं, पर गडकरी थोड़ा सा ठीक लगते हैं, ज्यादा बेहतर लगता है। गडकरी जी से कोई बात आपको याद रह गई हो, कोई इंटरेक्शन कुछ हुआ हो? नहीं, गडकरी जी को एक कोई उनका रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, तो कोई गाड़ी का लॉन्च करना था उन्हें जी, तो वहाँ गए थे, तो उन्होंने कहा पहले आप जो है इसको लॉन्च को हम कर लेंगे आराम से, आप पहले खाना खाइए। तो खाना खाया, खाना खा के जो फिर उसको जो पूरा कार्यक्रम था वो पहले, तो एक अच्छी चीजें हैं कि उस तरह से जो है थोड़ा सा रहती है। पहले खाने का उन्होंने ध्यान दिया कि काम तो होता रहेगा, पहले आप खाना खाएं फिर काम करेंगे आराम से। बिल्कुल। तो रियान भाई, हमारे यूथ को आपने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया, और जमुना पार से निकलकर आप यूपीएससी के ऑफिस तक पहुंचे हैं। अब हमें कुछ चीज़ें कुछ ऐसी सिखाकर जाइए आज जो हमारे यूथ के अंदर आपको लगता है कि वो सुधारने की ज़रूरत है, कि आप ये चीज़ें बस बेहतर कर लीजिए, कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं, जो आपको महसूस हुआ कि ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। गलतियाँ क्या कर रहे हैं कि करना है मुझे, अब सुनना मेरा पूरा सेंटेंस, करना है मुझे, कब करना पता नहीं, बस सोच के बैठे, करना है, और करने में 1 वीक गया, 1 मंथ गया। छोटी छोटी चीजें बताता हूँ मैं। अगर आपको किसी की प्रोग्रेस देखनी है और आपको उसका ये देखना है कि फ्यूचर में कहाँ जाएगा, ठीक है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप उसके 24 घंटे आप देख सकते हैं, आप उसके 24 आवर्स एनालिसिस करें कि वो 24 घंटे में कर क्या रहा है। जिसने अपने 24 घंटे का सदुपयोग कर लिया ठीक से, वो आगे जा सकता है, ठीक, क्योंकि जनरली होता है क्या है कि आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, वो होता नहीं है। तो ये जो माइंडसेट है ना आपका, करूंगा या करना है, उसके आगे ना डेट और टाइम और लिख दीजिए। मैं ये किताब खत्म करूंगा इस डेट तक, 15 अगस्त, ठीक। अब वो आपने गोल बना लिया एक छोटा, उसमें फिर आपने जो है डिसाइड किया कि मैं 2 पेज डेली पढ़ूंगा, तो वो हो जाएगा। तो ये जो माइंडसेट है ना आपका, एक करूंगा से उसके साथ आप जो उसको टाइम दे दीजिए, ये चेंज होगा। इन्फ्लुएंस ना हो बिल्कुल भी, मुझसे भी ना हो। मोटिवेट होना अच्छी चीजें होती है, इन्फ्लुएंस होना अलग चीजें होती है। सबका पर्सनैलिटी, सबका स्किल सेट, सबके सर्कमस्टांसेस अलग अलग होते हैं, सबका पोटेंशियल डिफरेंट है। आप अपने हॉबीज को, अपने पैशंस को जाने, उसको फॉलो करें। आप मोटिवेट होना अच्छी बात है किसी से भी, लेकिन इन्फ्लुएंस होना अच्छी बात नहीं समझता, ऐसा मेरा मानना है, ठीक। जो आपका डिसीजन है आप उस पर अडिग रहे, चीजें आएंगी, चैलेंज आएंगे, उसको आप जो फेस करें, फेस योर चैलेंज, अपने चैलेंज को फेस करें। जब आप चैलेंज को फेस करते हैं ना, फिर तो ऐसा लगता है कि ये था, ऐसे था, चीजें स्टार्टिंग में लगेंगी कुछ। मुझे भी अब लिखना नहीं आता तो बहुत सारी चीजें थी, और एक मेंटोर बहुत जरूरी है, कोई ना कोई मेंटोर जो है बहुत जरूरी है, आप बहुत इम्पोर्टेंट है। वो आपको इस तरह से है कि एक गाइडेंस आपको देगा, आपको नहीं पता आप सही कर रहे हैं, आपको नहीं पता आप गलत कर रहे हैं। और कभी कभी हम भी इंसान हैं और डिफरेंट टाइप की फीलिंग है,
और जब फीलिंग होती है तो कई बार हम जब बहुत मोटिवेटेड होते हैं, कई बार जो बहुत डिमोटिवेट होते हैं, और कई बार हम जो है बहुत ऐसे होते हैं कि हम क्या ही कर रहे हैं, कोई तो हमें जान नहीं रहा, कोई तो हमें समझ नहीं रहा। ठीक, तो चीजें जो है उस तरह से। और नेक्स्ट मैं इसमें कहूँगा ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड बड़ी चीज है, आधे से ज्यादा हम लोग समझते नहीं है। गिलास, हमारे पास गिलास है, उसमें आधा पानी है। ठीक, हमारा फोकस क्या रहता है कि गिलास का जो खाली हिस्सा है उस पे फोकस रहता है। गिलास में हमारे पास जो है उस पे फोकस नहीं रहता, और हम इसी उलझन में रहते हैं कि हमारा आधा गिलास पूरा कब होगा। जबकि दूसरे पड़ोसी या किसी आदमी का ये उसका ध्यान रहता है कि इसका जो आधा गिलास है जो उसको दिख रहा है वो खाली कब होगा, वो खाली कब होगा, या वो मेरे पास कब होगा। ठीक है, क्योंकि जो आधा गिलास है ऊपर का खाली, वो आधा गिलास खाली सिर्फ उसको पता है मेरा कि मुझे ये भरना है, और जो उसके पास वो भरा गिलास है, भरा गिलास वो सबको दिख रहा है। तो ये ना एक सर्कल है, एक साइकिल है कि जिसका जो है गिलास भरा हुआ है, एक दूसरे पे हमारा फोकस है। लेकिन हमारे पास अपने गिलास में क्या है, हम उसको लेके कंफ्यूज हैं। तो ग्रेटिट्यूड बहुत बड़ी चीज है। जो आपके पास पेरेंट्स हैं, आपके पास जो है जो भी आपको अच्छा लाइफ जी रहे हैं आप लोग, अच्छी एजुकेशन है, उसको आप जो अच्छे से एंजॉय करें और उससे सीखें। ऊपर वाला है उसका शुक्रिया अदा करें। सड़कों पे लोग बहुत ऐसे सो रहे हैं जिनके पास छत भी नहीं है, छत छोड़ो कपड़े तक नहीं है। सही बात है, हम नाशुक्री में ज्यादा लगे हाँ, होते हैं। तो ग्रेटिट्यूड करें। जब ग्रेटिट्यूड करते हैं तो आपको जो ये कंपटीशन की फीलिंग आती है, आपको जो ये आता है कि मेरे साथ आज ये हो गया, मैं इस जर्नी पे चल रहा हूँ लेकिन अभी तक कुछ हो नहीं रहा। ठीक, जब मेरे साथ भी 2 सेटबैक आए, कई लाइफ में तो बहुत सारे आ चुके हैं, तो ये था कि मैं अगली बार उससे बेहतर था। तो लेकिन ग्रेटिट्यूड, मेरे पास ऐसे लोग हैं, फैमिली है, मेरे पास ऐसा सर्कल है, मैं वहां पे शेयर कर सकता हूँ चीजें। तो ये ग्रेटिट्यूड है मेरा, और उसी ग्रेटिट्यूड ने जो है कहीं ना कहीं मुझे फिर से कई बार गिरने के बाद भी खड़ा करने में हेल्प की है। और इसके साथ साथ जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, मतलब हम पॉजिटिव चीजें देखें अपने आसपास कितनी ज्यादा है, ना कि नेगेटिव पर गौर करने के। यार मैं थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो आपने यूपीएससी बताया कि तीसरी बार में क्लियर हुआ, ऐसे ही था जी। वो ये क्या मतलब क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं कि तीसरी बार में आपका कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, तीसरी बार में आपका एग्जाम क्लियर हो रहा है, आप पहली बार में क्यों नहीं कर पा रहे भाई? मतलब क्या चाहते हैं आप? 2 बार का एक्सपीरियंस लेना जरूरी? मुझे लगता है ऊपर वाला चाहता है कि आप आओ अच्छे से, कैसे सीखो अच्छे से सीखो, या इसको ऐसे कह सकते हैं हम कि जिस बर्तन को अच्छे से पीटा जाता है वो काफी मजबूत हो जाता है। ठीक, तो खैर ऊपर वाले की मर्जी है, उसमें मेरा कुछ नहीं। हर बार अच्छे से अटेम्प्ट दिया है और वो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट मिला है। लास्ट टाइम जो था, इस बार 5th रैंक आई है, और लास्ट टाइम मैं 2 नंबर से रह गया था। तो अच्छा है, पिछली बार 2 नंबर से रह गया, इस बार 5th रैंक आई है। अपने आप में ऊपर वाले को, मतलब हम ऊपर वाले की जो प्लानिंग है ना, वो हम लोगों से बेहतर है, आई बिलीव। उसकी प्लानिंग है, हम लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, पर उसकी प्लानिंग के बिना कुछ नहीं है। लेकिन हम किस्मत के भरोसे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, वो भी गलत है। वो तो ऊपर वाले ने भी नहीं कहा। उसने कहा तुम कुछ करोगे, प्याला बनाओगे तो मैं से भर दूंगा। बिल्कुल, हम बिना प्याले के इंतजार करते रहते हैं कि कुछ होगा कुछ होगा। यस। तो अपने आप को आप जो 2 बार में आप घबराए नहीं रियान भाई कि छोड़ो अब जॉब तो चली रही है? अरे घबराना क्यों? कि भाई छोड़ो, 2 बार क्या, आप तीसरी बार क्या हो, क्यों जाना है एग्जाम देने? नहीं, लास्ट टाइम तो ऐसे था कि मेरा जो है लास्ट है बस। इस बार तो एक अच्छे से चोट मार के आनी है, चोट इन द सेंस अच्छे से बस करके आना है भाई, करके आना है बस। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज जो आप कह रहे थे ना, क्या क्या आप बताना चाहोगे, मैं थोड़ा सा रिकॉल भी कर रहा हूँ जो मैंने अपने साथ किया। तो बिलीव इन योर सेल्फ हो गया, अपने आप को पहचाने, स्किल सेट हो गया, और बिलीव इन प्रोसेस। आप प्रोसेस में बिलीव करें। आपने पॉडकास्ट स्टार्ट किया ना, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, मैं बार बार इसको दे रहा हूँ, क्योंकि आपने एक अच्छा मतलब कि जब ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया या इसको स्टेब्लिश किया होगा, तो आपको टेबल लेके आए, पहले चेयर लेके आए, माइक सेट किया, ये सारी चीजें खरीद के लाए। ठीक, उसके बाद में आप यहाँ पे पहुंचे हैं कई महीनों कई साल के बाद में। तो एक प्रोसेस है। हम लोगों का क्या होता है कि हम लोग पहले दिन चीजें स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस में बिलीव नहीं करते, रिजल्ट पे हमारा फोकस रहता है, अगले दिन बस अगले दिन सब कुछ हो जाए।
इसको और छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं। जब हम गली में चलते हैं, सड़क पे चलते हैं, तो जनरली क्या होता है कि हमारा दिमाग में रहता है कि हमें जो हमारा डेस्टिनेशन है वहां पे जाना है, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? अपने कदमों पे, मुश्किल से 2 से 3 फीट आगे। पता लगा ध्यान हमारा जो है गोल पे है और आगे गड्ढा आ गया। जनरली यही होता है। तो अपना जो प्रोसेस है, प्रोसेस में बिलीव करें और प्रोसेस को बिलीव के साथ साथ उसको पूरा अच्छा एंजॉय करें। जो चीज होने में 3 घंटे लगेंगे तो लगेंगे ना, वो 1 घंटे में कैसे हो जाएगा? ठीक। अगर ये ड्रेस है, ड्रेस को सीने में अगर 2-4 घंटे लगेंगे तो लगेंगे ना, और उससे कम में सिलने की कोशिश करेंगे तो ड्रेस खराब होगा, बस, है ना? या फिर आप इतने मास्टर हो जाएं कि आप 1 घंटे में सी सकें। 1 घंटे में तो आपको प्रैक्टिस, लेकिन उसके लिए भी टाइम, प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो आपका जो है प्रोसेस में बिलीव करें, प्रोसेस के साथ साथ प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। LIC का भी आपको बता देता हूँ। आप जो है ना, ये कुछ चीजें हैं ऊपर वाले सोचिए। LIC भी 2 बार में हुआ था। पर LIC मेरा एक मजेदार सवाल मेरे मन में आ रहा है, मैं अभी पूछता हूँ। बहुत ही मजेदार सवाल, आप LIC वाली बात पूरी करिए। LIC का सिंपल सा ये है कि LIC में जब पहली बार में नहीं हुआ, उसमें एक एग्जाम होता है, उसके बाद आप वो इंश्योरेंस एडवाइजर हो जाते हैं। वो पहली बार में नहीं हुआ, बट उसके बाद जो मैंने मेहनत की, वो मेरा मुझे लगता है कि जो आपका वाई है ना, कि आप इतने मोटिवेट क्यों रहते हैं, आप इतने, वो मेरा वहां से आया। क्योंकि जब वो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, जब आप किसी चीज को मास्टर कर लेते हैं ना, तो आपके लिए वो काम करना चुटकी में हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम में जब मैंने LIC में वो एग्जाम दिया, 1 घंटे का था या 40 मिनट का था, मैं 15 मिनट में एग्जाम देके बाहर आ गया। इतना मैंने मास्टर कर लिया वो प्रैक्टिस से। तो आप प्रैक्टिस करें, जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो चीजें बेहतर होती हैं। तो रियान भाई, मजेदार सवाल पे आते हैं। फिर उसके बाद एक और सवाल, 2 बार में कॉलेज का एंट्रेंस आपने क्लियर किया, फिर उसके बाद हम जोड़ देंगे 2 बार में आपने LIC वाला क्लियर किया, 2 बार में ही आपने UPSC वाला क्लियर किया। अगर कोई महिला मित्र आपसे रिश्ता भेजती है तो क्या 2 बार में हो पाएगा? भाई, कितनी इनसिक्योरिटी हो जाएगी आपकी वाइफ को कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि दूसरी के बाद रियान भाई तीसरी वाली के साथ खुश रहेंगे। भाई ये क्या है? नहीं, इसका जो पूरा चार्ट है मेरी वालिदा के पास। भाई वालिदा के पास है, लेकिन अगर वालिदा भी कोई ढूंढती है और उनको जाहिर सी बातें हो सकता है उन तक ये पॉडकास्ट पहुंचे और वो देखें कि भाई इनके सारे काम जो है वो तीसरी बार में हो रहे हैं, तो कहीं मसला तो नहीं हो जाएगा रियान भाई कुछ? मुझे नहीं लगता, ऊपर वाले की प्लानिंग नहीं करता है। क्योंकि देखिए, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो वैसे भी 4 जायज हैं, तो नहीं, आज के समय में मुझे लगता है कि 1 हो जाए वही नफ है। 1 हो जाए, बेहतर हो जाए, वही नफ है। क्योंकि मेरा दिमाग सीधा वहीं पहुंचा कि भाई तो सारे काम 2 बार में हो रहे हैं, तो अगर ये वाला काम भी 2 बार में करेंगे रियान भाई तो मसला हो सकता है। देखते ऊपर वाला क्या कराता है। वैसे नहीं है, मतलब मन में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। और आजकल तो थोड़ा सा डर का माहौल हो गया। डर का माहौल हो गया भाई। तो सोच समझ के डिसीजन ले काफी सारे खास तौर से चीजें आ गई हैं, चीजों को लेके ड्रम आ गया है, टाइल्स आ गई हैं, बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो रियान भाई, जो आपका अभी तक का सफर रहा, जितनी भी सक्सेस मिली है, उसका क्रेडिट किसको जाता है? देखिए, मैं इस पूरी जो ये बड़ी उपलब्धि है और इससे पहले भी जितनी भी जो चीज़ें रही हैं, उसका क्रेडिट मैं अपनी वालिदा, अपने पेरेंट्स और अपने फैमिली को दूंगा। क्योंकि जितने भी लाइफ में मोड़ आए, अप एंड डाउन आए, उसमें पूरी फैमिली एक साथ खड़ी रही। फैमिली वैल्यूज बहुत स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि हर आदमी को इस तरह की फैमिली वैल्यूज जो अपने घरों में डेवलप करनी चाहिए। और वालिदा है, सिस्टर है, बड़े भैया हैं, छोटा भाई है, तो पूरा जो है फैमिली एकदम से अच्छा है। खुशी में भी और दुख में भी सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और ये IAS की जो उपलब्धि है, इसमें फैमिली के साथ साथ जो मेरा ऑल इंडिया रेडियो जिस यूनिट में मैं हूँ, समाचार सेवा प्रभाग, उसमें जो रिपोर्टिंग यूनिट है, मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट उनको दूंगा। क्योंकि यहाँ तक पुश करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। कोई किसी को पुश नहीं करता, कोई नहीं करता। लेकिन आप क्या स्टडी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और ये आपने स्टडी करी है नहीं करी है, और उसके साथ साथ जो है आपकी जॉब के साथ साथ आप स्टडी पे फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सब
हमें ऑफिसों में कोई नहीं होता बताने वाला बोलने वाला, पर हम्म, वहाँ हमारे ऐसे सीनियर साथी हैं जो इस तरह से जो है मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल। तो मैं बहुत थैंक यू करता हूँ आप सभी का। ये आप ही की उपलब्धि है यहाँ तक मोटिवेट करने के लिए। रेहान भाई, जो सब कुछ है जो आज आप क्रेडिट फैमिली को दे पा रहे हैं, लेकिन एक कमी मैं महसूस कर रहा हूँ वालिद साहब। अगर आज वो होते तो क्या क्या चाहते थे वालिद साहब? क्या रेहान भाई को क्या बनते हुए देखना चाहते थे? शायद आपने मेरा फेसबुक पोस्ट पढ़ा होगा, हाँ जी। तो उसमें मैंने जिक्र यही किया है था। जो सबसे पहले जब ये निकल के आया, जब इसका रिजल्ट आया, मेरे वालिद साहब ने हमेशा एक अच्छी सीख दी उन्होंने कि जनरली हम मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि थोड़ा सा बच्चा स्टेबल हुआ, खास तौर से हम लड़के लोग, कोई छोटी मोटी नौकरी लग गई, नौकरी लगने के बाद में जनरली होता क्या है कि हम लोग कपड़ों पर ध्यान देते हैं, खाने पर ध्यान देते हैं, ठीक, लाइफस्टाइल बेहतर करते हैं लाइफ अपना। स्टाइल बेहतर करते हैं। हम्म, तो उन्होंने सीधा से कहा बेटा ड्रेस नहीं, डिग्री बना। हम्म, तो ये एक चीज थी जो मोटिवेट करती है मुझे आज तक, बेटा ड्रेस नहीं डिग्री बनाओ। हम्म, उनका कहना क्या ये था कि जब आप कुछ काबिल बन जाओगे तो ड्रेस तो आप डेली बना सकते हैं, पर डिग्री का वक्त है, डिग्री आपको कहाँ से कहाँ के लेके जा सकती है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो एक एजुकेशन है ये हमारे पास इतना बड़ा एक, क्या कहें कि एक अल्लाह दिन का चिराग है कि अगर इसको हमने इसे अच्छे से अपने साथ लगा लिया, एजुकेशन को, तो ये हमें कहीं से कहीं तक पहुंचा सकता है। तो अपने बच्चों को जो है एजुकेट बहुत ज़रूरी है। ये मैं अपने वालिद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि पूरी फैमिली को अच्छे से लेके चले, अच्छे से तालीम दी, सारे बहन भाइयों को अच्छे से जो है एजुकेशन दी, और जिसको जो करना है उसके लिए कभी उन्होंने रोका नहीं। तो ये उन्हीं की अल्टीमेटली जो है ब्लेसिंग्स है। क्या रिएक्शन होता आपके हिसाब से आज साथ होते? अरे यार मजा, और मतलब ये अलग ही होती चीजें आज जो है, जो आई कांट एक्सप्रेस कि क्या होता। कब साथ छोड़ा वालिद साहब ने? 3 साल हो गए वालिद साहब को। तो चीजें, ये उपलब्धि इस महीने में भी थोड़ी सी फैमिली की एक बड़ा सेलिब्रेशन कहे या वो है कि घर बनाए रखने के लिए छत का होना जरूरी है, और जब घर की छत हट जाती है तो उसमें बारिश भी आती है, पानी भी आता है, सब कुछ आता है। तो वालिद साहब के जाने के बाद में बहुत सारी चीजें हुई थी, उसको फैमिली को ओवर करने में भी लगभग 1.5 पौने 2 साल लग गए। उसको ओवरकम करने के बाद जो है ये चीजें हुई है, तो एक अच्छा है, मिक्स फीलिंग है। और एक आपका सवाल था कि जब रिजल्ट आया तो क्या फीलिंग थी, तो फीलिंग सीधा सा वो था कि एक जो फ्लैशबैक था, पूरा फ्लैशबैक कहाँ से शुरुआत हुई थी, क्या था, किस तरह से था, क्या सेटबैक आए, क्या चीज़ मोटिवेट किया, किसने कहाँ कहाँ क्या क्या बोला, अच्छा बोला बुरा बोला, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आई होप उन लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा आज। और मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ कि यहाँ तक पहुँचाने में आप लोगों का बड़ा योगदान है इसमें। अगर आप वो सब नहीं बोलते तो मैं यहाँ नहीं हूँ। वो भी जरूरी है, वो भी जरूरी तो है। ठीक है, वक्त है, लाइफ है, चलते तेवर रहना कितने है। लोगों के बदले ध्यान भाई? जी, तेवर कितने लोगों के बदलते देखे आपने? मैं तो पहले कह चुका हूँ 4 लोग का भी कोई होते नहीं है। कि भाई कभी ऐसा मतलब ऐसा हुआ कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं छोड़ के जा रहा हूँ और रहने दो बस, क्या करूंगा मैं एग्जाम वगैरह देकर? कभी तो हारे हो? नहीं बिल्कुल, अभी मैं लास्ट बताता हूँ। अभी मैं एक टूर पे था, ऑफिस की तरफ से एक टूर पे गया था कवरेज करने मिजोरम। उससे अगले दिन आया तो मेरा रिजल्ट आ गया, ठीक। और जब उसमें रिजल्ट आया तो उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं था, सेकंड अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं? सेकेंड। और नंबर चेक किए तो अपने 2 नंबर का हम्म। सेटबैक था, बहुत सारी चीजें नहीं थी पता किसी को। उस वक्त क्या बोला होगा लोगों ने? किसी को आपने किसी को बताया कि मेरा रिजल्ट आया और नहीं हो पाया? मैंने किसी को बताया नहीं, इवन फैमिली को भी नहीं उस टाइम, क्योंकि उसके कुछ दिन बाद मेरा दूसरा अटेम्प्ट भी था। तो यही था कि उसको जो है चीज़ों को अच्छे से करना है। मैंने कहा ना माइंडसेट, अगर आप विनर माइंडसेट लेकर चलते तो आप विनर होते हैं, लूजर वाला माइंडसेट लेकर चलते तो लूजर होते हैं। तो ठीक है, कोई नहीं, एक अटेम्प्ट और है ना, करेंगे अच्छे से।
क्यों घबराना है? पॉजिटिविटी की तरफ देखा बिल्कुल, कि ये जो सेटबैक मिला है ऐसे नहीं देखना, अभी एक अटेम्प्ट और है, एक उस तरफ अटेम्प्ट और, नजर रखनी है। बिल्कुल। तो वही एक एटीट्यूड था, हालाँकि जो आपने कहा कि कहीं डाउन फ़ील किया, 1-2 बार डाउन फ़ील किया है, मैं भी इंसान हूँ, बिल्कुल डाउन आता है, लेकिन मैं मेडिटेट करता हूँ उस दौरान, कुछ चीज़ें अच्छी देखता हूँ, सुनता हूँ, और जितने भी अपने अचीवमेंट हैं, जो खुद के एफर्ट से है, आज तक जो भी अचीव किया है, हम्म, एक बार उनको सब पे रिफ्लेक्शन पे जाता हम्म, हूँ। तो या फिर बुरे दौर के बाद में, बुरे दौर से हम कैसे निकले, उसको जब मैं देखता हूँ, तो कंपेयर करते हैं आपके, ये तो उससे भी हाँ, वो वाला दौर तो उससे वो ज्यादा दौर तो खराब और था। भी बुरा था, वो वक्त तो और भी बहुत डाउन था, और मैं वहां से कैसे निकला, हम्म, उसको जो कैसे पार करके निकला, तो ये तो कुछ भी नहीं है। हम्म, तो ये वहां से एक मोटिवेशन आता है, सेल्फ मोटिवेशन। तो वो सारी चीजें हैं, फिर फैमिली को भी आपको मैनेज करके चलना है एक साथ। एक बड़ा टास्क हो जाता है कि फैमिली में आपके वालिद का ना होना, हम्म, और सही फैमिली बात। को आपको जो है अच्छे से मैनेज करके चलना। एक तरफ आप फैमिली संभाल रहे हैं, दूसरी तरफ आप जॉब संभाल रहे हैं, और तीसरी तरफ आपका ड्रीम। इन सब के बीच में आपको जो बैलेंस करके चीज़ों को करना। मुझे इस पे याद आया हम्म, कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे, तो रिहान भाई के केस में वही है। इसमें और एक एग्जाम्पल लूंगा कि जी। मैंने जो बम्बू होता है ना, हम्म, उससे बहुत सीखा है। हम्म, बम्बू का पौधा लगाओगे, हम्म, छोटा सैम्पलिंग, 5 साल तक कुछ नहीं करेगा वो। हम्म, 5 साल आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, कुछ नहीं करेगा। हम्म, लेकिन जब वो बढ़ना स्टार्ट होगा, तो इतनी स्पीड से बढ़ेगा और आगे जाएगा हम्म, कि वो जो आपको कहाँ पहुंचा दे। हम्म, ठीक? तो सिंपल सा है कि सपने आपके हैं, आपको देखना है, आपको मेहनत करनी है। किसी से क्यों गिले गिले शिकवे करने, सही किसी से बात। क्या उम्मीद लगानी। जो अपने अच्छे लोग हैं उनके साथ आप रहें, जो अच्छे लोग नहीं हैं तो कोई उनको बुरा भी मत कहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि उनको कुछ बोलना है, उनको अपना काम करने दीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए उनकी भी आप। अपनी जिम्मेदारियां हैं। देखिए, अगर वो नहीं हमें कुछ नहीं कहेंगे या हमें, क्योंकि वो भी एक तरीके का मोटिवेशन है ना, जो अगर किसी ने कुछ गलत कहा, कुछ वो हमारे पीठ पीछे कोई बात करी, वो भी एक तरह का मोटिवेशन, मैं तो उसको समझता हूँ। तो चीजें ना बहुत बदल जाती हाँ, हैं, वो चीजें, बातें बदल बहुत जाती बदल हैं जाती कि क्या होगा, फिर बाद में कहते हैं हमने तो कहा था यही होगा। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या होगा से यही होगा तक का जो सफर है, वो रेहान भाई ने तय किया है। तो कुछ हमारे बारे में कुछ खास और कुछ बताना चाहें, फिर हम इस पॉडकास्ट में वाइंड अप करेंगे, फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी बहुत सारी चीज़ों के साथ। तो मैं, जो ये पॉडकास्ट है, इसके लिए जावेद को थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि ये जो इनिशिएटिव है वो बहुत ज़रूरी था इस इलाके के लिए, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारा ऐसा टैलेंट है, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा एक्सपोजर कहें या एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि जो हम लोग लुटियन जोन्स में बैठते हैं या वहाँ की सारी चीज़ें कर पाते हैं। लेकिन यहाँ और भी लोग हैं जिनके पास जो है इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये ब्रॉडकास्ट उन लोगों के लिए और बेहतर है, इलाके वालों के लिए, कि इसके थ्रू अपना जो टैलेंट है आप जो पहुंचा रहे हैं वो काबिल तारीफ है, और इसको ऐसे ही करते रहिए। और मैं कहूँगा कि पेरेंट्स जो है और अपने बच्चों पे फोकस करें। हम्म, आपसे भी कहूँगा कि और जो है यहाँ के बहुत सारे टैलेंट है, उसको ढूंढ ढूंढ के लेके आए, लोगों को बताएं ये यमुना पार इतना बुरा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, यही कोशिश है। और देखिए, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा ये वाला जो हमारा सीजन जब भी वाइंड अप होगा, उससे पहले कम से कम लोग ये कह पाएं कि हमने कुछ हमने पार में कर दिखाया, और वाकई में हमारे जो मेहनत है वो ऊपर वाला कबूल करे इसकी इमेज बदलने में, क्योंकि देखिए तकलीफ होती है। और ये मैं क्यों कह पाता हूँ, क्योंकि मैं एक रिलेटिव के यहाँ गया था। तो आमतौर पे हमारे जैसे पेरेंट्स में होता है, हम लोग कहीं पर भी गए, और मतलब फैमिली में जो हमारे होता है, हम कहीं पर भी गए, हम उनके यहाँ गए हैं तो हम उनको इनवाइट करते हैं आने के लिए, आते वक्त कि आप भी आइएगा हमारे घर, हमें भी खिदमत का मौका दीजिएगा। सेम हुआ, हमारे वालिद ने बोला उनको कि हमें खिदमत का मौका दीजिएगा, तो उनके यहाँ कोई साहब थे, उन्होंने बोला कहाँ रहते हैं आप? हमारे वालिद ने बोला इधर जमुना पार। अरे यार, उधर नहीं आता मैं, उधर ना मुझे बड़ा अजीब लगता है, मतलब ठीक लोग नहीं रहते। तो उनका बहुत अजीब सा रिएक्शन था। सेम हुआ था मेरे साथ स्कूल में, मैंने अभी तक किसी पॉडकास्ट में नहीं बोला, मैं आज बोल रहा हूँ, सेम स्कूल में भी हुआ था। मैं पुरानी दिल्ली स्कूल पढ़ने गया, तो वहाँ बच्चे आप तौर पे पूछते हैं तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ से आए हो। 9th स्टैंडर्ड में गया था मैं, 9-10 मैंने एंग्लो अरबिक से की। तो वहाँ पे हमारे अजीज हुआ करते, तो उन्होंने जाते ही पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। मैंने कहा भाई मैं ही सीलमपुर वेलकम।
वो तो उसका रिएक्शन नजर आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से। खैर हम ही थे, हमने उसके तमाचा एक रसीद कर दिया हाथों हाथ जो कि उन्हें आज आप भी हिंसक हो गए। हम हिंसक हो गए क्योंकि हमें बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारे इलाके को कोई कुछ कहे। तो खैर वो बचकानी चीज़ें थी, लेकिन तो वो दर्द रहा शुरू से, एक दिमाग में जहन में रहा कि कुछ करना है। अब मीडिया दिया ऊपर वाले ने, जो भी हमें सलाहियत दी है, जो भी टैलेंट दिया है, उससे आप बस बहुत बेहतर कर रहे हैं। यही रहता है कि कुछ बेहतर हो जाए, कुछ कोशिश है, बस कोशिश ही कर रहे हैं। आप बेहतर बेहतर कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि हमें जो पेरेंटिंग है हमारी, उस पर बहुत फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल। पेरेंटिंग का ही माहौल है कि जो इस तरह की चीजें, उनको परसेप्शन चेंज करें अपने घरों को, थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट है प्लीज। भाई देखिए, रिहान भाई से इतना कुछ सीख लिया आप लोगों ने, इतना कुछ सीख लिया, और ये आपके हमारे इलाके की वाकई में शान है। और मैंने पोस्ट में भी लिखा था कि हमारे लिए ईद का मौका है, क्योंकि जब आप इनको अगर हम आज सेलिब्रेट करेंगे तो हमें कम से कम हज़ारों रिहान यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। आज आप अगर इनको सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे या इनकी कहानी नहीं पहुंच पाएगी तो लोग मोटिवेट कैसे होंगे, लोग सीखेंगे कैसे, लोगों को वो रास्ता कैसे पता चलेगा कि इस रास्ते पे जाया जा सकता था जिस रास्ते पे रिहान भाई गए। इतनी बड़ी मोटिवेशन है, 2-2 बार जो है वो सेटबैक्स मिल रहे हैं हर जगह। एक बार मिलता है तो समझ आता है, हर जगह दूसरी बार में, तीसरी बार में वो क्लियर हो रहा है, 2 बार सेटबैक मिलकर बैठ जा रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहे। ये एक बड़ा, जो आज हमारे लिए मुझे लगता है सबसे बेहतर पॉडकास्ट जो लोग सीख सकते हैं, खासकर पढ़ने लिखने वाले बच्चे, एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं, हारना नहीं है, बढ़ते जाना है और अपने हुनर को पहचान के सब कुछ चीरते हुए फतेह हासिल करनी है। इस पॉडकास्ट का यही मंत्र है। रेहान भाई, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये हमारे ये वक्त देने के लिए। आपका बहुत कीमती वक्त है, आपने वो निकाला, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। और फिर किसी दिन एक नए टॉपिक के साथ रेहान भाई के साथ जरूर मिलेंगे। और आप हमें कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा कि आपने आज इस पॉडकास्ट से क्या सीखा, और जमुना पार के हर घर तक इस पॉडकास्ट को पहुंचा दिया। थैंक यू फॉर नाउ।